नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड में गेल के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा कि गेल है जो कि एक पीएसयू है, भारत सरकार की कंपनी है, और इसके द्वारा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन जो है वो आपको किया गया है। और ये आपको भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ये हजारीबाग में किया गया है। ठीक है। दिल्ली, अगली खबर जो है वो दिल्ली हवाई अड्डे की पहली हवाई ट्रेन 2027 में शुरू होगी। आपको हवाई ट्रेन के बारे में तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हवाई ट्रेन जो है वो शुरू होगी, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2027 के अंत तक भारत की पहली हवाई ट्रेन जो कि ऑटोमेटेड पीपल मूवर शुरू होने वाली है। यह हवाई ट्रेन 7.7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो टर्मिनल 1, 2 और 3 के साथ साथ एरो सिटी और कार्गो सिटी के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। ये जो ट्रेन चलेगी ये सिर्फ और सिर्फ जो है टर्मिनल 1, 2 और 3 एरो सिटी और कार्गो सिटी के बीच में चलेगी, ताकि जो लोगों को जब भी प्लेन एयरपोर्ट जाना होता है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो उसको कम करने के लिए दिल्ली में हवाई अड्डे की पहली हवाई ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि 2027 में शुरू होगी। अगली खबर जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर पर झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्सव अभियान शुरू किया गया है। धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्सव अभियान शुरू किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो वहाँ के ट्राइबल, जो पिछड़े ट्राइबल लोग हैं, उनके सांस्कृतिक धरोहर को उनके उसके साथ विकास करना और स्थानीय स्तर पर उनको बढ़ावा देना और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देना। नेपाल भारत के पावर ग्रिड का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली जो है वो निर्बाध रूप से सप्लाई करेगा। तो हाल ही में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत भारत के द्वारा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नेपाल में लगाए गए हैं। तो नेपाल में जो है नेपाल में जितनी बिजली सप्लाई होती है उसके बाद जो सरप्लस बिजली होता है वो भारत सरकार इंडिया में सप्लाई करती है, और उसके अलावा जो सरप्लस बिजली हो रहा है उसको जो है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को देने का फैसला किया गया है। और ये जो बिजली है ये आपको नेपाल के रास्ते से बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में सप्लाई किया जाएगा इसको। इसके बाद अगली खबर जो है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को 4 साल के कार्यकाल के लिए राम सिंह सौगत सिंह राम सिंह सौगत भट्टाचार्य नागेश कुमार को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अभी हाल ही में जो आरबीआई का मौद्रिक नीति समिति है उसमें 3 नए सदस्यों को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, और ये टेम्पोररी होते हैं। ये आपको टेम्पोररी सदस्य होते हैं। 3 नए सदस्य, जो पहले वाले सदस्य थे उनका कार्यकाल जो है वो 10 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए इनको राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार, इन तीनों को जो है सरकार के द्वारा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में नियुक्त किया गया है। मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आरबीआई का गवर्नर जो है इसका मुख्य सदस्य है। इसका जो मुख्य काम है वो मौद्रिक नीति जारी करना, प्रत्येक 3 महीने पे सरकार के मौद्रिक नीति के बारे में रेपो रेट तय करना, ताकि मुद्रा का प्रवाह जो है वो निर्बाध रूप से चल सके। इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो 2024 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार के लिए 5 गैर काल्पनिक कृतियों में नीरजा चौधरी की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि
हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी की पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसके बाद अशोक गोपाल की पुस्तक अपार्ट अपार्ट। और दूसरा है राधिका अयंगर की पुस्तक फायर ऑन द गंगेज। कुणाल पुरोहित की पुस्तक एच पॉप और चित्रलेखा जुत्थी की पुस्तक शेख अब्दुल्ला को शामिल किया गया है। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कन्नूर में केल्ट्रॉन भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो कन्नूर में केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगली खबर जो है वो नागालैंड में हर साल आयोजित होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो प्रत्येक साल आयोजित होता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें नागा जनजातियों की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। इस सहयोग का उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और वेल्स के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। तो हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ब्रिटेन के प्रतिनिधि के साथ एक समझौता हुआ है, और जिसमें नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल को ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित करने के लिए इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया है। और 2024 का जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आज के प्रश्न नंबर 1 की, जिसमें कहा गया है कि साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिटेक्टेड द गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोडाक्साइड ऑन विच मून ऑफ प्लूटो। वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? तो ये आपको हो जाएगा चेरॉन, यानी कि चारोन जो है वो आपको ये प्लूटो के चंद्रमा, मतलब प्लूटो का ये चंद्रमा है, चंद्रमा का नाम है चारोन। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिकों ने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा जो है वो आपको चंद्रमा मंगल चंद्रमा है, उसी तरह प्लूटो का भी चंद्रमा है। तो प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा जो है वो चारोन है। चारोन पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोडाक्साइड पाया गया है। चारोन जो है वो प्लूटो के आकार का आधा है, यानी कि प्लूटो की जितनी आकार है उसका आधा जो है वो आपको चारोन है। चारोन जो है वो उसका आधा है। इसकी चौड़ाई 1214 किलोमीटर है, जिसे 1978 में खोजा गया था। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि चारोन चंद्रमा को की खोज कब की गई थी, तो 1968 में 1978 में इसकी खोज की गई थी, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं से मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया है। चारोन का द्रव्यमान प्लूटो के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा है। अगर चारोन का द्रव्यमान जो है वो प्लूटो के द्रव्यमान का 10वां हिस्सा है, यानी कि ये चारोन का द्रव्यमान हो गया, और इसका 1/10, यानी कि इसका 10वां हिस्सा जो है ये चारोन का द्रव्यमान है। दोनों मिलकर एक दोहरा बौना ग्रह प्रणाली बनाते हैं। प्लूटो और चारोन के बीच की दूरी 19,640 किलोमीटर है। दोनों पिंड ज्वारीय रूप से बंद हैं, हमेशा एक ही दिशा में एक दूसरे के सामने रहते हैं। चारोन जो है वो प्लूटो की तरफ एक परिक्रमा 6.4 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। 6.4 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। तो ये था आपको प्लूटो के बारे में, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन के बारे में, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया गया है। इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में भारत का समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। रिसेंटली वेयर वाज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में समुद्री डीकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB
द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें हरित शिपिंग और टिकाऊ बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना है, जिसमें ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देशों और 2070 तक भारत के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे पहलों पर चर्चा की गई है। यह एक टिकाऊ भविष्य के लिए अपने समुद्री उपयोग को बदलने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यानी कि भारत इसके संबंध में क्या क्या चीज़ें कर रहा है और किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस संबंध में इसको देखा जा सकता है। तो समुद्री डीकार्बनाइजेशन पर सम्मेलन जो है वो बंदरगाह मंत्रालय के द्वारा और एशियाई विकास बैंक के द्वारा नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्हांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है पीएम इंटर्नशिप योजना, दूसरा कहता है युवा सशक्तिकरण पहल, और तीसरा कहता है डिजिटल इंटर्नशिप योजना, चौथा कहता है स्किल इंडिया योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो योजना है भारत में युवाओं को व्यावसायिक कौशल में व्यवहारिक अनुभव देकर उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा। इंटर्न को सरकार से 4500 रुपया मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही कंपनियों से CSR के माध्यम से 500 रुपये मिलेंगे और 6000 रुपये एक मुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा भी प्रदान किया जाएगा। तो ये स्कीम जो है किसी भी जो 18 से 21 साल से 24 साल के बीच में जो भी इंटर पास हैं, मैट्रिक पास हैं, ITI पास हैं, जो रोजगार नहीं कर रहे हैं, जो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कीम है कि उनको भारत सरकार टॉप शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी और उनको 4500 रुपया महीना, 500 रुपया जो है वो कंपनी की तरफ से मिलेगा, यानी कि 5000 रुपया महीना मिलेगा। उसके बाद 6000 उनको एक साल में एक मुश्त मिलेगा और उसके बाद बीमा भी दिया जाएगा। और कंपनी अगर अपने तरफ से पेमेंट करती है इनके काम को देखते हुए तो वो इनके लिए अलग होगा और ये उनका जो है वेतन के रूप में उसको मिलेगा। तो ये इंटर्नशिप स्कीम है। अगर कोई काम सीखेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, उसको काम सीखेगा तो उसको आगे चल के और अच्छा वेतन मिलेगा। इसलिए अगर आपके संपर्क में कोई भी हो तो आप ज़रूर उसको बताएं कि ये स्कीम है और इस स्कीम में जो है 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस स्कीम के बारे में डिटेल जो है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में किस संगठन को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अपने रिपोर्ट के लिए भारत से आलोचना का सामना करना पड़ा है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स रिपोर्ट ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज। ऑप्शन नंबर 1 कहता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, दूसरा कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तीसरा कहता है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। इसके व्याख्या की बात की जाए तो भारत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर के साथ व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, यानी कि इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा इस रिपोर्ट को जो है एक प्रोपोगेंडा के रूप में बताया गया है, ताकि ये जो आयोग है ये यानी कि USCIRF 1998 से धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी करता है और ये एक अमेरिकी संघीय एजेंसी है। ये एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, अमेरिकी संघीय एजेंसी है, यानी कि उस देश की अंदर काम करती है। तो इसलिए इस रिपोर्ट में जो है बैचलेस यानी कि
एक प्रोपोगंडा को देखा जा सकता है। तो इसलिए इस रिपोर्ट में सिर्फ आप नाम रखिएगा कि हाँ, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था और जिसमें भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है आरोप लगाया है, जो कि भारत सरकार ने खारिज कर दिया गया है। इसके बाद अगला खबर जो है, अगला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉक्स वेयर रिलीज इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 बंदी नस्ल के पिग्मी हॉक छोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में असम के मानस नेशनल पार्क में 9 बंदी नस्ल के पिग्मी हॉक छोड़े गए हैं। पिग्मी हॉक दुनिया भर में सबसे छोटी और दुर्लभ सुअर प्रजाति होती है। वे वो अपना जो घर होता है वो खुद बनाते हैं, जिसमें वो छत भी होता है, जो उन्हें स्तनधारियों के बीच एक अद्वितीय बनाता है। यह संकेतक जो है वो प्रजाति के रूप में उनकी उपस्थिति लंबे और गीले घास के मैदानों के स्वास्थ्य को दर्शाता है। वे घनी घास, जड़ी बूटियों और युवा पेड़ों के साथ अछूते घास के मैदान में पनपते हैं। व्यवहार जंगली आबादी वर्तमान में मानस टाइगर रिजर्व में है। पिग्मी हॉग आईयूसीएन के अनुसार क्रिटिकली इंडेंजर्स हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। याद रखिएगा, आईयूसीएन के गंभीर रूप से संकटग्रस्त में और 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो है सूची 1 में शामिल है। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है और यह भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। भूटान के रॉयल नेशनल मानस पार्क से सटा हुआ है। तो ये थी अगला जो क्वेश्चन है उसमें है बायोप्लास्टिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोप्लास्टिक। ऑप्शन कहता है 1, बायोप्लास्टिक्स आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोजिटेबल। बायोप्लास्टिक हमेशा बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्ट करने योग्य होते हैं। दूसरा कहता है बायोप्लास्टिक मकई, स्टार्च और गन्ने जैसे नवीकरणीय बायोमास स्रोतों से प्राप्त होते हैं। बायोप्लास्टिक प्लास्टिक उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 ये आपको सही है। कंपोस्ट करने प्लास्टिक हमेशा बायोडिग्रेडेबल कंपोस्ट करने योग्य होते हैं, तो ये आपको गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि सभी बायोप्लास्टिक जो है वो बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल नहीं होते हैं। कुछ जो बायोप्लास्टिक होते हैं वो आपको रिन्यूएबल रिसोर्स के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। 2 जो है और 3 जो है वो सही है। बायोप्लास्टिक जो है वो आपको रिन्यूएबल रिसोर्स से बनते हैं, जैसे कॉर्न स्टार्च, शुगर केन और रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। और ये आपको जो पारंपरिक ईंधन है उस पर निर्भरता को कम करते हैं, सस्टेनेबल एफर्ट को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेबी कोलंबो मिशन। बेबी कोलंबो मिशन किन 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? द बेबी कोलंबो मिशन इज ए ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन विच 2 स्पेस एजेंसी। तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी। ये आपको जापान और ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेबी कोलंबो मिशन, बेबी कोलंबो याद रखिएगा, ये आपको 2 ज्वाइंट मिशन है जो कि आपको यूरोपीय स्पेस एजेंसी और द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा के बीच संयुक्त प्रयास है। इस मिशन का जो इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया था मरकरी कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए, वहाँ के जियोलॉजी, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने के लिए, और ये आपको 2026 में स्टार्ट होगा। 2026 में ये इसको भेजा जाएगा मरकरी कंपोजिशन की स्टडी करने के लिए। तो बेबी कोलंबो मिशन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बीच ये संयुक्त पहल है और 2026 में इसको मरकरी पर भेजा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
टील कार्बन निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन एक हो जाएगा मैंग्रोव और तटीय आर्द्रभूमि, दूसरा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा हो जाएगा मीठे पानी की आर्द्रभूमि और चौथा हो जाएगा घास के मैदान और सवाना। तो इसका हो जाएगा मीठे पानी की आर्द्रभूमि, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। टील कार्बन रिफर्स टू कार्बन स्टोर इन नॉन tidal फ्रेश वाटर वेटलैंड। टील कार्बन का जो मतलब होता है कि कार्बन स्टोर होता है, जब कार्बन जो है वो फ्रेश वाटर वेटलैंड में जब स्टोर हो जाता है तो वो आपको टील कार्बन कहा जाता है, इंक्लूडिंग कार्बन सिक्वेंसर्ड इन वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। ये कंसेप्ट जो है वो फोकस करता है फ्रेश वाटर वेटलैंड इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय रेगुलेटिंग ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है, कितने सही है, इस कथन पे विचार करें। ऑप्शन नंबर एक कहता है यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दूसरा कहता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बेम्बनाड झील के साथ भारत में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तीसरा कहता है गंभीर और बाणगंगा नदियां पार्क से होकर बहती है जो इसकी पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है। तो कितने सही हैं? तो इसमें आपको दो सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट एक जो है वो सही है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपको भरतपुर राजस्थान में स्थित है और ये आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंस फॉर बर्ड सेंचुरी, इसके बर्ड सेंचुरी के महत्व के लिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को शामिल किया गया है। स्टेटमेंट दो जो है वो गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपको चिल्का झील के साथ, चिल्का झील यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और चिल्का झील को एक साथ इंडिया फर्स्ट रामसर साइट 1981 में घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा बेम्बडाड लेक जो है वो नहीं था, पहला था आपको भारत का पहला रामसर साइट जो था वो चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1981 में घोषित किया गया था। स्टेटमेंट तीन जो है वो सही है। गंभीर और बेनगंगा रिवर जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से जो है वो आपको गुजरता है और इसके वाटर सोर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस दुर्लभ प्रजाति प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है। आपको अभी मैंने बताया कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पक्षियों के लिए इसको शामिल किया गया है स्पेशलाइजेशन के लिए। तो साइबेरियन क्रेन जो है ये आपको यहाँ स्पेशलाइज है, ये साइबेरियन क्रेन जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुर्लभ प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है, तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है वो फेमस है फॉर होस्टिंग द रेयर एंड थ्रेटेंड साइबेरियन क्रेन विच माइग्रेट फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू ब्रीड इन द पार्क। ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साइबेरियन केवलादेव नेशनल पार्क में ये आते हैं घूमने। द पार्क इज ए क्रूशियल बर्ड सेंचुरी एंड की स्टॉपर फॉर मेनी माइग्रेंट बर्ड्स। इसमें बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी जो हैं यहाँ पे आते हैं और उनका जो है ये अस्थायी निवास स्थान भी बन जाता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।